वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी के बारे में। तो ये रहे मेरे आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप किसी भी टाइम पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टॉपिक और उसके टाइम पर क्लिक कीजिए, आप उस टॉपिक को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे व्हाट इज एन एल्गोरिथम। क्योंकि हमको देखना है एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी क्या कहलाती है, तो इससे पहले हम जानेंगे एल्गोरिथम हम किसको कहते हैं। तो एल्गोरिथम इज अ मेथड और प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर बनाते हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन पता कर सके। तो ये प्रोसीजर आपका एल्गोरिथम कहलाता है। आप इस एग्जांपल को यहां पर देख सकते हैं। ये एक पाइथन का प्रोग्राम है दो नंबर्स को सम करने के लिए। तो एक किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले आप उसका एक प्रोसीजर बनाते हैं, आप उस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपका एल्गोरिथम कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 स्टेप का एक प्रोसीजर बनाया है टू सम दी टू नंबर्स। तो पहला स्टेप है मैं स्टार्ट करूंगा, सेकेंड दो नंबर्स लूंगा, देन आई विल ऐड ए एंड बी, दो नंबर्स जो मैंने यूजर से लिए थे, और उसको एक वेरिएबल सी में स्टोर करूंगा। देन मैं अपने आउटपुट को डिस्प्ले करूंगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये पाइथन प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने ए एंड बी लिया, देन उसको सी में स्टोर करा और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये मेरी एल्गोरिथम हो गई। उस एल्गोरिथम पर बेस्ड ये मेरा पाइथन प्रोग्राम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, हम देख चुके हैं एल्गोरिथम क्या कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। तो आपको पता होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं किसी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की, तो एक प्रोग्राम को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सारे तरीकों में कोई एक तरीका ऐसा होगा जिसमें आप सबसे बेस्ट वे में कम से कम मेहनत से आप अपना रिजल्ट पा रहे हैं। तो वह आपका प्रोसीजर सबसे एफिशिएंट प्रोसीजर कहलाएगा। यहां आप देख सकते हैं गुड एल्गोरिथम इज करेक्ट बट अ ग्रेट एल्गोरिथम इज करेक्ट एंड एफिशिएंट। बोथ होगी, करेक्ट तो रहेगी प्लस एफिशिएंट होगी। तो हम यदि कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें, उसकी एफिशिएंसी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स, सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या है? आपका प्रोग्राम मेमोरी में जब कंप्यूटर में चलता है तो कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम में आपको रिजल्ट दे रहा है। तो जितना कम टाइम लेगा उतना एफिशिएंट प्रोग्राम होगा। ऐसे ही मैं बात करूं, जब आपका प्रोग्राम मैं रन करता हूं तो रैम में कुछ ना कुछ स्पेस लेता है वो, तो कितना स्पेस वो ले रहा है। जितना कम स्पेस वो रैम में लेगा तो उतनी मेमोरी आपकी सेव होगी। तो जितना कम स्पेस लेगा उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा आपका प्रोग्राम। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके प्रोग्राम्स को इफेक्ट करते हैं वो है आपकी कंप्यूटर की स्पीड, आपका क्वालिटी ऑफ कंपाइलर, कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी आप कोई प्रोग्राम किसी कंप्यूटर पर चला रहे हो, आप जब उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाओगे तो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे चेंज हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बट जो इंटरनल फैक्टर्स है उसको हमको एल्गोरिथम बनाते टाइम और अपना प्रोग्राम बनाते टाइम देखना होगा। तो हम बात करने वाले हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, और आपके सिलेबस में मेनली है टाइम इंटरनल फैक्टर, स्पेस इंटरनल फैक्टर्स की बात नहीं की गई है। हम देखेंगे टाइम इंटरनल फैक्टर, आपका जो प्रोग्राम है वो कितना मिनिमम टाइम ले सकता है, और हम कैसे फाइंड करेंगे वो कितना टाइम ले रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। हमने दो बात की थी, एक पहला है इंटरनल फैक्टर टाइम, दूसरा है स्पेस। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
कितना टाइम आपका प्रोग्राम ले रहा है। और जब हम स्पेस की बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपके सिलेबस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आप एक प्रोग्राम का टाइम निकालेंगे वो कितना टाइम एग्जीक्यूशन में ले रहा है। तो देख लेते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शंस दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। मान लिया ये आपका एक प्रोग्राम है, यहां तक है आपका प्रोग्राम ये। तो इसका यदि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं तो यहां पर एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, तीसरी लाइन यहां पर है। तो इस लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं और ये यहां पर यदि मैं इस लूप की बात करूं, ये दो लूप में जो है, ये लूप मेरा लिस्ट एल पर काम कर रहा है। तो ये लिस्ट में जितने एलिमेंट होंगे उतने बार चलेगा। तो ये मेरा चलेगी लाइन 1 टाइम और ये दोनों लाइन चलेगी 5 टाइम, क्योंकि यहां पर मेरे लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए ये 5 टाइम चल रही है। माना लिस्ट में मेरे n एलिमेंट्स होते, यहां पर मेरे n एलिमेंट्स होते, तो ये मेरी जो 2 लाइंस है वो कितने बार चलती, n टाइम्स। यहां पर भी n टाइम्स चलती। तो टोटल कितने बार मेरा प्रोग्राम चलेगा, मेरा प्रोग्राम जो है वो चलेगा फर्स्ट लाइन एक बार प्लस सेकेंड L1, इसको L नाम दे देता हूं, L2 प्लस L3, ये चलेगी n टाइम्स। तो मेरा एक इक्वेशन जैसा बनेगा वो रहेगा L1 प्लस n ऑफ L2 प्लस L3। तो यदि मैं इसको एक ब्रॉड वे में देखूं तो ये n टाइम्स चलेगा, ये चलेगा n टाइम्स प्लस ये वाला चलेगा एक बार। तो ऐसे हमारा n टाइम्स प्रोग्राम चलेगा। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। जितने भी एलिमेंट इस लिस्ट में होंगे ये मेरा प्रोग्राम है ये उतने टाइम्स चलेगा। मान लिया इसमें 10 एलिमेंट है तो ये 10 बार चलेगा। इसमें यदि मोर देन 10 एलिमेंट्स होते, 20 एलिमेंट्स, तो ये 20 टाइम्स चलता। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग O नोटेशन से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपने यहां पर देखा ऑर्डर ऑफ n मैंने बोला O, तो ये डिपिक्ट करता है आपका नोटेशन, मैंने O नोटेशन लिया, इसको हम बोलते हैं बिग O नोटेशन। आने वाले वीडियो में, आने वाले एग्जांपल्स में जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करेंगे तो हम यूज करेंगे बिग O, देन ब्रैकेट्स, देन यहां पर जितना उसका कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिनोट करेंगे। तो आपके इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। हमने अभी बात की बिग O नोटेशन की, तो चलिए हम देख लेते हैं और ऐसे कितने नोटेशंस होते हैं। इनको हम बोलते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस। So asymptotic notations are mathematical tools to represent time complexity of algorithm। तो इनका यूज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जैसा कि आपका ये बिग O नोटेशन था। तो ऐसे हमारे पास 3 नोटेशंस होते हैं, पहला है थीटा, दूसरा है बिग O, तीसरा है ओमेगा। तो थीटा का यूज हम करते हैं एवरेज केस को डिपिक्ट करने के लिए, बिग O का यूज हम करते हैं वर्स्ट केस को डिपिक्ट करने के लिए, और ओमेगा का यूज करते हैं हम बेस्ट केस को डिपिक्ट करने के लिए। इसको चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। यदि मैं आपको बोलता हूं सर्च एलिमेंट 5, तो आपको वो एलिमेंट कहां मिलेगा, पहले ही नंबर पर मिल जाएगा। यदि मैं आपको बोलता हूं सर्च एलिमेंट 7, तब आप इनमें कुछ सर्च करेंगे एलिमेंट लाइन से और आपको एलिमेंट 7 मिलेगा मिडिल में।
अब मैं बोलता हूं सर्च एलिमेंट 25, तब आप लिस्ट को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। इफ आई एम यूजिंग लीनियर सर्च तो आपको 25 मिलेगा लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो यहां पर 5 को आपको जब सर्च करना था तो आपने कितने एलिमेंट चेक किए, 1। 7 को सर्च करना था तो आपने एलिमेंट सर्च किए 5, और 25 को जब सर्च करना था तो आपने एलिमेंट सर्च किए 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं यदि कोई एलिमेंट्स आप लिस्ट में सर्च कर रहे हैं और आपको वो पहले ही पोजीशन पे मिल जाता है तो ये आता है बेस्ट केस में, कि ये मेरा बेस्ट केस है कि आप जब आपने सर्च करना स्टार्ट किया तो आपको पहले ही पोजीशन पर डेटा मिल गया। यदि आपने सर्च करना स्टार्ट किया और आपको कहीं एवरेज मिडिल में डेटा मिल रहा है, आधे एलिमेंट आप सर्च कर चुके हैं, तो ये कहलाता है आपका एवरेज केस। और वर्स्ट केस क्या होगा, जब आप पूरी लिस्ट सर्च कर चुके हैं और आपको जाके लास्ट में डेटा मिले, तो ये आपका कहलाता है वर्स्ट केस। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा प्रोग्राम मैक्सिमम जितने बार चल सकता है उतने बार चल रहा है। तो इसलिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन का, क्योंकि ये डिपिक्ट करता है वर्स्ट केस को। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बिग ओ नोटेशन को। So it is used to denote algorithms growth rate, प्लस ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिनोट करता है। तो मान लिया हमने, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिग ओ ऑफ 2 टू द पावर n। किसी प्रोग्राम की, यदि आपका कोई प्रोग्राम बड़ा है तो जैसे हमने देखा था ऑर्डर ऑफ n का प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा कोई हो सकता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का, किसी का ऑर्डर ऑफ n क्यू हो सकता है, कोई ऑर्डर ऑफ लॉग n भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम में कितने स्टेप्स हैं, आप कितने बार उसको चला रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा कोई प्रोग्राम 2 टू दी पावर n टाइम्स भी चल सकता है। तो आप यहां पर देखिए साइज ऑफ n, तो यहां पर ये आप 2 टू दी पावर n में n को कैपिटल मान लीजिए। तो यदि मैं साइज ऑफ n बढ़ाता हूं यहां पर, तो आप देखिए ये किस तरीके से बढ़ रहा है। जब मेरा साइज ऑफ n 10 है तब n स्क्वायर कितना 100 बार चलेगा। जब साइज ऑफ n 20 हुआ तो n स्क्वायर हो गया 400। सेम आप देखिए 2 टू दी पावर n को, वो किस तरीके से बढ़ रहा है। जब मेरा n 10 था तो ये हुआ 1024, जब 20 हुआ तो देखिए ये लार्ज नंबर हो गया। उसके बाद जब 40 हुआ तो ये 1600 हुआ, ये 10 टू दी पावर 12 हो गया। तो ये कहलाता है 2 टू दी पावर n एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये कहलाता है मेरा क्वाड्रेटिक ग्रोथ। तो इन दोनों केस में यदि मेरी दो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम दे रहा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और दूसरा दे रहा है ऑर्डर ऑफ 2 टू दी पावर n, तो कौन सा प्रोग्राम बेटर हुआ, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। तो ये कम टाइम लेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए ऑलवेज मेरा ये वाला प्रोग्राम बेटर होगा। चलिए हम देख लेते हैं एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस। यदि मेरे पास कोई एल्गोरिथम है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट वेज हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है, जिसमें मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यदि ऑर्डर ऑफ 1 है दैट मीन वो कांस्टेंट टाइम में सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम। तो ये सबसे मिनिमम मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग n, देन ऑर्डर ऑफ n, उसके बाद ऑर्डर ऑफ n log n, देन n स्क्वायर उससे बड़ी n क्यू, और सबसे ज्यादा बड़ी है मेरी 2 टू दी पावर n। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। और यहां पर हमने स्क्वायर का देखा था, ये होती है क्वाड्रेटिक। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है, यहां से यहां तक ये बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट टर्म की। एक एग्जांपल हम इसका पहले भी देख चुके हैं, जहां पर मेरा आया था L1 प्लस
n ऑफ L2 प्लस L3। तो यहां पर मैंने बोला था कि ये ऑर्डर ऑफ n टर्म्स में, ऑर्डर ऑफ n में है, क्योंकि यहाँ पर n एक वेरिएबल था। ये मैंने बोला था ये एक बार चल रहा है इसलिए कांस्टेंट टाइम है। तो ये जो मैंने लिया था ये मैंने यूज किया था डोमिनेंट टर्म। यदि आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लिया आप कोई प्रोग्राम का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, तो मान लिया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है an² प्लस bn प्लस c। तो इसमें आप डोमिनेंट टर्म मतलब जो आपका प्रोग्राम को मोस्टली इफेक्ट कर रहा है, तो इसमें n² मेरा मोस्टली इफेक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा बार n² से चलेगा, तो हम इसको बोलेंगे मेरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n²। तो आप देख लेंगे, यहां पर देखेंगे इट इज द टर्म दैट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। तो आपके एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस का इक्वेशन ये है, इसमें डोमिनेंट टर्म होगा आपका n²। तो आप अपने प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे ऑर्डर ऑफ n²। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिस आप अपने प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एजम्पशन एक लेके चल रहा हूं कि ऑल द स्टेप्स टेक्स प्रिसाइजली द सेम टाइम टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है जब हम किसी लाइन को सॉल्व करते हैं, जैसे a = b + c लिखा है, तो ये एक कांस्टेंट टाइम में चलता है c1। यदि मैं प्रिंट a करता हूं तो इसको भी मैं मान लेता हूं कांस्टेंट टाइम c2 में चलता है। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि c1 और c2 जो टाइम लग रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है, प्रिसाइजली सेम टाइम है। हम देखेंगे कि इन डिफरेंट केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम देखेंगे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेस्टेड लूप्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो ये मेरे पास एक सिंगल लूप है, एक प्रोग्राम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो लाइन है, एक ये है, सेकेंड मेरे पास ये लाइन है। तो मान लिया मेरी ये लाइन c1 टाइम चल रही है, टाइम लेती है c1 टाइम चलने के लिए, ये लेती है c2 टाइम्स। अब यहां पर मेरे पास है एक रेंज n। अब रेंज n जो है वो एक वेरिएबल है, n जो यूजर देगा उतने बार मेरा लूप चलेगा। तो मेरे ये दोनों केसेस कितने बार चलेंगे, n टाइम्स। तो मेरी टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या होगी, c1 स्टेप प्लस c2 स्टेप, ये दोनों चलेंगे मेरे n टाइम्स। तो यहाँ पर टोटल टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ c1 प्लस c2 को मैं क्या कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट टाइम c लिख सकता हूँ, और n जो है मेरा इंटू n, ये हो गया मेरा cn। तो मेरा टोटल टाइम क्या हो गया, cn, वही यहां पर लिखा हुआ है। c क्या है, टाइम टेकन बाय दी n स्टेप्स। यहाँ पर जितने n स्टेप ये चलेंगे ना, वो कितना टाइम लेंगे, c1 प्लस c2 = c इंटू n। तो ये जो टोटल टाइम लेंगे c टाइम लेंगे, और नंबर ऑफ इटरेशन क्या होगा, n टाइम्स। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ n। तो ये मेरी सिंगल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। चलिए अब हम देखते हैं नेस्टेड लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। इसकी मान लिया ये c1 टाइम लेता है चलने में, ये लेता है c2 टाइम, और ये लेता है मेरा c3 टाइम। तो ऊपर वाला लूप मेरा, अगर मैं इसको ऐसा मानूं एक साथ कर दूं और ये पूरा एक साथ रहे, तो यहाँ पर मेरा जो अंदर वाला लूप है c2 प्लस c3, ये टोटल कितने बार चलेगा, ये चलेगा n टाइम्स। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं n से। और ऊपर वाला मेरा, अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ये ऊपर जो पूरा सेकंड वाला है लूप, तो ये कितने बार चलेगा, ये चलेगा फर्स्ट टाइम जो चल रहा है प्लस सेकंड टाइम, और अगेन ये n रेंज है, तो ये दोनों को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्या है, ये मेरा आ गया फर्स्ट केस का। सेकंड केस का क्या है, सेकंड केस का मैं मान लेता हूँ C1 है, ये है C1 यहाँ पर से यहाँ। अब ये आ गया सेकंड केस का, तो टोटल कितना होगा, फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस C3 इंटू n प्लस C1 इंटू n। यदि मैं इसको सॉल्व करूं इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया, C1n प्लस C2 प्लस C3 इंटू n स्क्वायर। यदि मैं इसका डोमिनेंट टर्म देखूं तो डोमिनेंट टर्म क्या है, n स्क्वायर, इसलिए हमने पढ़ा था डोमिनेंट टर्म। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये देखिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो नेस्टेड लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यदि यहाँ पर ये दोनों सेम रेंज के हैं, मान लिया n और m होता है यहाँ पर, ये मेरा, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यदि मेरा ये m होता तो क्या होता उस केस में मेरा, उस केस में मुझे यहाँ पर m कर देता मैं, यहाँ आप देख सकते हैं m कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरा ये अगेन चेंज हो जाता, यहाँ पर हो जाता nm, ठीक है। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर पर फिर चेंज हो जाती, ऑर्डर ऑफ n m। तो n और m ये दोनों ही एक वेरिएबल्स हैं, तो आइदर मैं इसको m स्क्वायर कर दूं और n स्क्वायर। तो आप जब भी आपको कुछ ऐसा केस है तो आप इनको दोनों को कंबाइन करके आइदर m स्क्वायर कर सकते हैं या n स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा था कि हम मानेंगे कि सारे स्टेप प्रिसाइजली सेम टाइम्स ले रहे हैं। तो हम इसको मान लेंगे ये n इज इक्विवेलेंट टू n। यदि हम बहुत बड़े केस की बात करेंगे तो n और m को हम इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या m स्क्वायर की होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स की। कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स मींस हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एक साथ लेके चलेंगे। तो इस बार मैं क्या मानता हूं, मेरे पास देखिए कितने टर्म्स हैं। पहला तो ये टर्म है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये C0 टाइम ले रहा है। इनको मैं एक ही टर्म जैसा मानता हूं और यहां मान के चलता हूं ये C1 टाइम ले रहा है, लेकिन ये चलेगा n टाइम्स चलेगा, n टाइम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इनटू n। C1 टाइम लेगा n बार। उसके बाद मेरे पास एक ये नेस्टेड लूप है, तो इसकी भी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी C2 मान लेता हूं। इसको एक एक करके आप 3 टाइम देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं नॉर्मली मान लेता हूं। और अभी हमने देखा था कि नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, n स्क्वायर। यहाँ पर मैं n स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, C0 प्लस C1n प्लस C2n स्क्वायर। तो इसमें डोमिनेंट टर्म क्या है, डोमिनेंट टर्म है मेरा n स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। चलिए अब हम इफ एल्स की बात कर लेते हैं। इफ देन एल्स में क्या होता है, तो इफ देन एल्स के स्टेटमेंट, ये मेरे पास छोटा सा प्रोग्राम है, एक लूप यहाँ पर चल रहा है, देखिए ये है लूप, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर कोई लूप नहीं है, तो ये ले रहा है आपका कांस्टेंट टाइम, मान लिया ये C0 टाइम ले रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ये C1 टाइम ले रहा है। फिर अगेन ये वाला है, ये C3 टाइम ले रहा है। ये आपका C4 टाइम ले रहा है, ये आपका C5 टाइम ले रहा है, ये आपका C6 टाइम ले रहा है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो 3 टर्म है ये n टाइम्स चलेंगे, तो टोटल इनका टाइमिंग क्या हो जाएगा, C4 प्लस C5 प्लस C6 इंटू n। तो टोटल टाइम मेरे पास क्या हुआ, C1 C0 प्लस C1 प्लस C3, हमें यहाँ पर C2 देना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टाइम है तो चलेगा। यहाँ इन तीनों को कंबाइन करके मैं C लिख देता हूँ इंटू n।
तो ये आपका यदि मैं देखूं तो इन सब में डोमिनेंट टर्म क्या हो गया, Cn। डोमिनेंट टर्म क्या हुआ, Cn। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। आप देखेंगे इधर पे ऑर्डर ऑफ n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दो प्रोग्राम्स यदि सिमिलर हैं तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर कैसे करते हैं। तो यहां पर मेरे पास प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम्स है। आप जानते होंगे प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कोई मेरे पास प्रॉब्लम है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मोर देन वन मेथड्स हो सकती है। ऐसे ही प्राइम नंबर को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है। तो प्राइम नंबर होता क्या है, वह वो नंबर जो 2 से और अपने आप से डिवाइड होता है और किसी से फुली डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले केस में जो मैंने किया है, आप इस केस में एक लूप लगा सकते हैं जो 2 से चलेगा उस नंबर तक, और यदि किसी से डिवाइड होता है तो मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा, 1 कर दूंगा और फिर उसको चेक करूंगा। यदि फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो हम बोल देंगे नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि वो किसी ना किसी से डिवाइड हो गया है यहाँ पर। तो और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में क्या होता है, यहाँ पर मैं कितने बार चला रहा हूँ लूप, 2 से लेके n तक सारे नंबर्स से मैं डिवाइड करके देखूंगा, क्योंकि 2 से n से तो डिवाइड हो गई, तो मैं क्या करूंगा 2 से लेके n-1 तक सारे देख रहा हूँ। ये रेंज जो चलेगी मेरी 2 से n-1 तक ही चलेगी। दूसरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे केस में एक और मेथड होती है आपके पास, उसमें क्या करते हैं हम चेक करते हैं यदि मुझे चेक करना है n प्राइम है या नहीं, तो मैं 2 से चेक करूंगा सारे नंबर्स को अप टू अंडर रूट n। तो ये आपके पास दूसरी मेथड होती है। यदि आप ये भी कर लें तो इसमें आपके सारे मेथड आप अपने नंबर को चेक कर सकते हैं वो प्राइम है या नहीं। यदि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 से लेके एक एक नंबर हम बढ़ाते जाएंगे अप टू n स्क्वायर अंडर रूट n, डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। तो यहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, कैसे बनाया है, यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया है। तो मुझे चेक करना है, जैसे मेरे पास नंबर n है तो मैं i को 2 कर दूंगा और 2 से लेके मैं अंडर रूट n तक चलाऊंगा। कब तक चलाऊंगा, टिल i इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट n। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i स्क्वायर, और यदि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखो तो i इंटू आई इज लेस देन और इक्वल टू n। यहां तक मुझे अपने प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं व्हाइल लूप में मैंने यही लिखा है, i स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n। तो चलिए अब हम इनकी एक एक करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये एक एक स्टेप है, ये मान लिया C0 टाइम लेता है, ये C1 टाइम लेता है, ये C2। इसको हम एक काम करते हैं, इस सारे को ही C2 मान लेते हैं, क्योंकि एक लूप है और ये कितने बार चल रहा है, n टाइम्स चलेगा। यदि मैं वेरिएबल में बात करूं तो n टाइम्स चलेगा। फिर ये मेरे पास एक इफ स्टेटमेंट है, तो इन दोनों लाइंस के लिए मैं मान लेता हूं ये दोनों लाइन कांस्टेंट टाइम में चलेगी C3, और ये दोनों टाइम कांस्टेंट टाइम में चलेगी C4। तो टोटल टाइम क्या हो गया मेरा, C0 प्लस C1 प्लस NC2 प्लस C3 प्लस C4। यदि मैं बात करूं डोमिनेंट टर्म की, तो इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सा है, n वाला। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। तो इस वाले प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं दूसरे मेथड में। दूसरे मेथड में एक एक करके हम देखते हैं। मान लिया ये वाला टर्म मेरा C0 टाइम ले रहा है, ये C1, ये C2, और इसको मैं एक टर्म मान लेता हूं, पूरा यहां से लेके यहां तक लूप, व्हाइल लूप। तो ये मेरा टाइम ले रहा है C3। अच्छा, अभी ये कितने बार चल रहा है, i स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n। तो मैं i चला रहा हूं 2 से लेके
यहाँ पर जैसे हमने बात की थी 2 से लेके √n तक, तो कितने बार चल रहा है, ये चल रहा था मेरा, यदि मैं वेरिएबल टर्म में बात करूं तो √n टाइम्स चल रहा था। तो ये मेरा चल रहा था, यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि यहाँ से अलग रहे आपका। तो ये √n इंटू सी 3 टाइम्स चलेगा। फिर ये दोनों मेरे C4 टाइम चल रहे हैं, ये दोनों मेरे C5 टाइम चल रहे हैं। यदि मैं टोटल टाइम की बात करूं तो कितना है, C0 प्लस C1 प्लस C2 √n इंटू C3 प्लस C4 प्लस C5। देखिए C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस √n इंटू C3 प्लस C4 प्लस C5। तो इसमें डोमिनेंट टर्म क्या हुआ, √n/C3। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ √n। तब आप बताइए ऑर्डर ऑफ n बेटर है या √n? ऑब्वियसली √n। सो ये वाली मेरी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये वाला मेरा कम टाइम लेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में। यदि आप इसको नॉर्मली भी समझें तो यहाँ पर मैं कितना टर्म चला रहा था, 2 से लेके n तक। यहाँ पर मैं चला रहा हूँ 2 से लेके √n तक। यदि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लिया मुझे पता करना है 144 प्राइम नंबर है या नहीं, तो फर्स्ट मेथड के थ्रू आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से लेके 143 तक एक एक नंबर से। और अगर सेकेंड केस की बात करूं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से लेके √n तक, दैट मीन्स 2 से लेके 12 तक। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कौन सी रेंज कम है, रेंज ऑब्वियसली ये वाली कम है। तो यहां पर आपको कम स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका कम टाइम लेगा। तो ये बेस्ट केस है। तो ऐसे आप 2 या 2 से ज्यादा आपकी कोई सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देख सकते हैं कि विच इज बेटर। तो इन दोनों केस में मेरी ये वाली बेटर है। तो ये था आपका आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। एल्गोरिथम की या प्रोग्राम की एफिशिएंसी क्या कहलाती है। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट प्रोग्राम्स की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको अभी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।